सभी का, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत में हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आपको दे दी। यहाँ एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी का मामला है। 17 दिसंबर की तारीख रहने वाली है जब किसान महापंचायत बुलाने वाले हैं। इस मामले में महापंचायत से पहले ही सहमति बन गई प्रशासन और इन किसानों के बीच जिला कलेक्ट्रेट में हुई वार्ता में सहमति बनी है। प्रशासन, बीजेपी के नेता और किसान प्रतिनिधिमंडल इस वार्ता में शामिल रहे। सभी विषयों पर बिंदुवार रिव्यू होगा। रिव्यू होने तक फैक्ट्री निर्माण कार्य बंद रहने वाला है। तो 17 दिसंबर की तारीख, आज है 13, यानी आज से 4 दिन बाद महापंचायत होने वाली है। लेकिन उससे पहले अपडेट ये है कि प्रशासन के बीच और किसानों के बीच में दरअसल यहाँ पर बिंदुवार सहमति बनी है और कई बिंदुवार रिव्यू भी किया जाएगा। एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी मामले को लेकर ये अपडेट, और जब ये सहमति हुई तब चर्चा हुई, उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। तो किसान प्रतिनिधियों ने यहाँ भाग लिया। इस महापंचायत से पहले जो सहमति बनी उसमें प्रशासन और बीजेपी के नेताओं की भी मौजूदगी रही और सभी विषयों पर बिंदुवार रिव्यू किया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है। और अपडेट ये भी है कि रिव्यू होने तक निर्माण कार्य बंद रहने वाला है। पंचायत और दरअसल प्रशासन और बीजेपी नेता इसमें शामिल रहे। तो ज्ञापन दिया गया है, उसके संबंध में जो उनके द्वारा शंकाएं और आपत्तियां व्यक्त की गई हैं, इसके निराकरण के लिए उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच कराई जाएगी और इसके बाद संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ पुनः चर्चा की जाएगी। तब तक यूनिथनॉल मैनेजमेंट के अधिकारियों के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि चर्चा उपरांत समाधान निकालने तक वे कार्य नहीं करेंगे। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, भूजल दोहन, दूसरा उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से वायु प्रदूषण और जो फ्लाई ऐश जनरेट होगी, जो राख एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगी, उसके संबंध में उनके पास काफ़ी उनके माइंड में गहरी चिंताएं थी। उसका एक हाई लेवल कमेटी जो है उसको एग्जामिन करेगी सभी एंगल से और फर्दर जो उसकी फाइंडिंग्स आएंगी उसके बाद दोबारा उनसे चर्चा होगी। ये वार्ता का एक दौर है जो कंटिन्यूसली जारी रहेगा और सब लोगों की सहमति उपरांत ही फर्दर इसमें कोई नया डेवलपमेंट। और ज़रा चलते हैं मनीष के पास, ताज़ा अपडेट लिए इस वक्त मनीष हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा बताएं कि क्या रहा यहाँ पर जो वार्ता हुई, कौन कौन से बिंदुओं पर सहमति बनी है और ये महापंचायत जो होने वाली है उसको लेकर क्या अपडेट है मनीष? जी बिल्कुल, ये जो पूरा प्रकरण है ये 10 तारीख को महापंचायत के बाद में जिस तरह से आगजनी और जो बवाल हुआ उसके बाद से लगातार जो किसान संगठन थे वे अपनी इस मांगों को लेकर लामबंद थे। 2 दिन पहले जब जो डेडलॉक था उसको देखते हुए सादुलशहर विधायक जो गुरवीर सिंह बराड़ थे वो एक्टिव हुए। उन्होंने न सिर्फ गुरुद्वारे पहुंचकर किसानों से वार्ता की बल्कि प्रशासन से भी वार्ता कर एक बीच में वार्ता के लिए माहौल बनाया। कल पूरे दिन जो भाजपा के नेता और जो जिला प्रशासन और जो एडीजी आए हुए थे उन सब ने मिलकर एक वार्ता के लिए माहौल तैयार किया और उस माहौल के बारे में जब किसानों को बताकर वार्ता के लिए तैयार किया गया तो किसान कल देर शाम को 5:15 बजे जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां पर उनकी लगभग 2 घंटे से ज्यादा वार्ता चली और वार्ता के अंदर ये सहमति बनी कि जब तक जो भी किसानों की आशंकाएं हैं उनको लेकर उच्च स्तरीय जो एक जांच कमेटी गठित की जाएगी और जितने भी आशंकाएं हैं उनको लेकर रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू होने तक जो फैक्ट्री है उसके अंदर निर्माण कार्य बंद रहेगा। इस बात को लेकर सहमति पर किसानों ने भी सहमति जताई। वहीं जो उसके बाद जो है जो किसान है उन्होंने प्रशासन से उम्मीद जताई कि जितने भी जो उनकी आशंकाएं हैं उन तक जो उनकी जो भी आशंकाएं उनको उच्च स्तरीय कमेटी से जांच करवाकर जो भी उनकी आशंकाएं उनका समाधान ढूंढा जाएगा। इसके अलावा किसानों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उस क्षेत्र के अंदर वो जो एथेनॉल फैक्ट्री है उसको नहीं लगने देंगे। जिसके बाद जो वार्ता है वो कंप्लीट हुई उसके बाद में एडीजीपी और जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ एसपी और जो एडीएम और जो संभागीय आयुक्त थे उन्होंने एक संयुक्त प्रेस वार्ता की जिसके अंदर प्रेस ब्रीफिंग दी कि किस किन बातों के ऊपर वार्ता में सहमति बनी। वहीं जो 17 दिसंबर को जिस तरह से किसानों ने एक और महापंचायत जिला कलेक्टर के ऊपर जो पहले से घोषित कर रखी है उसको लेकर भी स्थिति आज स्पष्ट हो पाई क्योंकि जो समझौता है वो देर शाम को हुआ। उसके बाद में अब जो महापंचायत है उसको लेकर किस तरह से आयोजक आगे बढ़ेंगे क्योंकि महापंचायत कल शाम तक जो उन्होंने प्रेस वार्ता की है किसानों ने
तो अब देखना होगा कि सहमति बनने के बाद में महापंचायत को लेकर आगे किसानों का क्या रुख रहता है। अच्छा, ये एफआईआर को जी लेकर क्या डिटेल है मनीष? जी, एफआईआर जो है पहले जो पुलिस की एसएचओ टीबी के द्वारा करवाई गई, उसमें 100 से ज्यादा नामजद लोग थे। वहीं कल एक जो फैक्ट्री प्रबंधन है उनके द्वारा भी एक एफआईआर करवाई गई है, जिसके अंदर 400 से ज्यादा जो लोग हैं उनको आरोपी बनाया गया है। अब देखना होगा कि जिस तरह से ये जो पूरे प्रकरण है, कल जो वार्ता हुई है उसके अंदर जिस तरह से पुलिस ने आश्वासन दिया है, जो पहली जो दोनों जो एफआईआर है उनके अंदर जो जिस तरह से जनप्रतिनिधि और जो अन्य जो आरोपी है उसके चलते जो पहली जांच है वो सीआईडी को सौंपी गई है। अब देखना होगा कि जिस तरह से कल पुलिस से सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर जो पुलिस और प्रशासन से किसानों की वार्ता हुई है, उसके बाद में क्या किसानों की गिरफ्तारी टलती है या आगे भी जांच इसी तरह जारी रहेगी और जो आरोपित है उन पर कार्रवाई हो पाती और है। क्या मांगे मान ली जी जाती है जो सहमति बनी है उन पर? इसको लेकर भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिएगा मनीष। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। और एक और बड़ी खबर आपको दे दें, सऊदी अरब में युवक की मौत मामले को लेकर है। शव को लाने में देरी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्ती बरती है। कोर्ट का सऊदी अरब दूतावास को नोटिस यहां पर दिया गया है। शव लाने को लेकर मां ने दायर की है याचिका। युवक के शव को वापस लाने की प्रक्रिया तेज की जाए, ये कह रहा है हाईकोर्ट। बालोतरा के युवक की सऊदी अरब में मौत हुई थी 13 नवंबर को और आधिकारिक आईडी पर आदेश की कॉपी मेल करने के निर्देश दिए गए हैं। सऊदी अरब से युवक के शव को लाने में दरअसल देरी हो रही है और इसी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। मां की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने ये नोटिस दिया है। बालोतरा के रहने वाले रमेश कुमार मेघवाल की 28 दिन पहले हुई थी मौत और मृतक की मां तीजू बाई ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने अब दिल्ली के सऊदी अरब दूतावास के माध्यम से किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से जवाब मांगा है। तो इस युवक की मां ने क्या लिखा है याचिका में वो भी आप जान लीजिए। वो लिख रही हैं कि उनका बेटा 11 अक्टूबर को वैध वर्क वीज़ा पर सऊदी गया था, सऊदी अरब। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को दी जानकारी। उसमें बताया गया ये कि 13 नवंबर को याचिकाकर्ता के बेटे 19 वर्षीय रमेश कुमार की मौत हुई। इसकी सूचना परिजनों को 17 तारीख को मिली थी। और ज़रा चलते हैं सहयोगी अनिल वैष्णव के पास, इस वक्त अपडेट के साथ मौजूद है हमारे साथ। अनिल, ज़रा बताएं कि शव लाने में देरी मामले पर कोर्ट ने क्या कहा और अपडेट क्या है इसमें? याचिका में जो युवक की मां है उन्होंने किन किन बातों का जिक्र किया है? जी, मैंने बता दें कि ये पूरा मामला मानवीय संवेदनाओं को लेकर है, इसलिए अब हाईकोर्ट की एंट्री हुई है क्योंकि मामला पुराना, लगभग 1 माह पुराना है। जो परिवार है, जब पहले उनको ये सूचना मिलती है कि उनके बेटे की विदेश में सऊदी अरब में मौत हो चुकी है, तो पहले से ही वो दुखों से पीड़ित थे। उसके बाद में 1 माह तक उस जो युवक है उसका शव उसके घर तक नहीं पहुंचता है, तो उसके कहा जा सकता है कि उस परिवार की तकलीफ समझी जा सकती है। हालांकि उसने राजनेताओं से लगाकर सभी जगह गुहार लगाई है, लेकिन अब 1 माह तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर अब जो है हाईकोर्ट की एंट्री हुई है। उसकी जो रमेश की मां है तीजो देवी, उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में जो सवाल है, जो पॉइंट और बिंदु है, उस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जो है भारतीय दूतावास है और सऊदी अरब के जो दूतावास है उनको नोटिस जारी किया है और जल्द से जल्द शव है वो भारत को सौंपने और जो पीड़ित परिवार है उसको सुपुर्द करने की बात कही गई है। हालांकि सऊदी अरब की तरफ से भी एक जो पहले रिपोर्ट जो आई थी कि जिसमें युवक के जो मौत का एम्बेसी की ओर से अब तक कोई स्टेटमेंट जारी किया गया है? अभी तक उसका कोई स्टेटमेंट अभी जारी नहीं हुआ है। हालांकि एक बयान जरूर सामने आया है एमबीसी का कि जो युवक की मौत हुई थी तो वो उसमें आत्महत्या का कारण बताया जा रहा है और जो सऊदी अरब की जो पुलिस है उसके द्वारा एक मेडिकल रिपोर्ट है वो अभी पेश होनी है, तो उसके कारण इस शव को लाने में देरी हो रही है। अब वो मेडिकल रिपोर्ट कब तक पहुंचती है या हाईकोर्ट के नोटिस के बाद में दोनों दूतावास कितने एक्टिव होते हैं और जो मृतक रमेश है इसका शव है जो उसके परिजनों तक पहुंच पाएगा। जी मनी। ठीक है अनिल, आप नज़र बनाए रखिएगा और इंतज़ार रहेगा यहाँ पर एम्बेसी क्या जवाब देती है इस मामले को लेकर और युवक का जो शव है वो कब वापस आएगा भारत, इस पर नज़र रहेगी। फिलहाल के शुक्रिया आपका अनिल। और चलिए अब भरतपुर से बड़ी खबर जानिए। ऑक्सीजन खत्म होने से नवजात की मौत का मामला। रास्ते में ऑक्सीजन खत्म होने से नवजात की मौत हो गई। दरअसल ऑक्सीजन सिलेंडर जयपुर पहुँचने से पहले ही खत्म हो गया। जनाना अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया था। एम्बुलेंस चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पिता शव लेकर जनाना अस्पताल पहुंचा और अब जो परिवार वाले हैं वो अस्पताल प्रशासन पर लगा रहे हैं लापरवाही का आरोप।
गए थे, उन्होंने वो रेफर किया था जयपुर के लिए, बच्चे के लिए, तो उन्होंने हम ले गए थे बच्चे को। तो आपके बच्चे का जन्म कब हुआ था? कल हुआ था, कल जनाना अस्पताल में। हाँ। ठीक है, फिर इसको रेफर क्यों किया? क्योंकि इसकी कोई आहार नली में आहार में और वो प्रॉब्लम, सांस में लेने में वो बहुत ही प्रॉब्लम थी, इसलिए रेफर कर दिया। ठीक है, जयपुर रेफर कर दिया, जयपुर ले गए। फिर क्या हो गया रास्ते में? रास्ते में क्या, इन्होंने यहाँ से भेज दिया, ड्रिप ब्रिप कुछ लगाए नहीं, एक था वो सिलेंडर था, हम ले गए थे रास्ते में, उसमें से गैस वो हो गई थी, खत्म हो गई थी रास्ते। ठीक है, सिलेंडर की गैस खत्म नहीं हुई थी जब तक बच्चा जिंदा था? हाँ, और सिलेंडर की गैस खत्म होने के बच्चा एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो गया। ठीक है, ये आरोप लगा रहे कर्मचारी को आपने शराब पी रखी थी, मारा नहीं, ये क्या मामला है? देख लो सर, अगर मैंने शराब पी रखी तो आपके सामने हूँ, और मेरा भाई है, मेरे हाथ में बच्चा है, अगर मैंने शराब पी रखी है। तो ये देखिए, ये जो परिवार वाले हैं उनका उन्होंने क्या कहा इस मामले पर, वो हम दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ऑक्सीजन खत्म होते ही नवजात ने दम तोड़ दिया। कल ही नवजात का जन्म हुआ था और जब उसे रेफ़र किया गया आगे, और यहाँ पर दरअसल आपको जानकारी दे रहे हैं कि जनाना अस्पताल जब जयपुर से रेफ़र किया गया तो इस बीच एम्बुलेंस चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पिता शव लेकर जनाना अस्पताल पहुँचे और अब परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं अस्पताल प्रशासन पर। निश्चित तौर पर लापरवाही है, एक बड़ी लापरवाही है अस्पताल प्रशासन की जो सामने आई है यहाँ पर। ये देखिए कि जब ऑक्सीजन सिलेंडर की चेकिंग क्यों नहीं की गई पहले से पहले ही, और अगर चेकिंग की जाती इस मामले में तो शायद ये नवजात जिसकी मौत हुई है वो ना होते।